नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज का हमारा प्रश्न है संविधान सभा में भारतीय भाषा। इसका प्रश्न उठाया गया और क्यों उठाया गया, क्या कारण थे, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, संविधान सभा में भारतीय भाषा का प्रश्न क्यों उठाया गया, इस पर अगर विचार करें तो भारतीय संविधान निर्माण के दौरान राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा व लिपि का प्रश्न अत्यंत संवेदनशील और बहस का प्रमुख विषय था। भारत भाषाई रूप से अत्यंत विविध है। यही कारण था कि भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, इसीलिए एक साझा भाषा का चयन आसान नहीं था। यानी एक ऐसी भाषा जिसका सब इस्तेमाल करें, उसको चयनित करना बहुत आसान काम नहीं था। इसकी पृष्ठभूमि भी इन्हीं प्रश्नों के साथ तैयार हुई। भारत में सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती थी। ये इसकी पृष्ठभूमि है कि भाषा का प्रश्न संविधान में कैसे पहुंचा। तो भारत में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती थी और बोली जाती हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजी प्रशासन व उच्च शिक्षा की भाषा बनी। तो यहाँ पर ब्रिटिश शासन में कौन सी भाषा को प्रधानता मिली? अंग्रेजी को, क्योंकि प्रशासन और उच्च शिक्षा की भाषा कौन सी थी? अंग्रेजी थी। स्वतंत्र भारत के लिए ऐसी भाषा चाहिए थी जो जनता से जुड़ी हो और प्रशासन में भी उपयोगी हो। तो हमें इसीलिए संविधान सभा में इस बात का प्रश्न उठाना पड़ा कि भारत की भाषा कौन सी होनी चाहिए, क्योंकि जब भारत स्वतंत्र हो गया और अंग्रेजों को भारत से खदेड़ दिया गया तो अंग्रेजी के स्थान पर हमें भारत की किसी ऐसी भाषा का चयन करना था जो भारतीय जनता आसानी से समझे और प्रशासन का कामकाज भी उससे आसानी से किया जा सके। संविधान सभा में इसके बारे में दो प्रमुख मत सामने आए। एक तो था जो हिंदी का समर्थक दल था, दूसरा था जो दक्षिण भारतीय एवं गैर हिंदी भाषा समूह का समर्थन करने वाला था। यानी दो प्रमुख विचार और दल उभर कर सामने आए जब संविधान में इस प्रकार का प्रश्न उठाया गया। जो हिंदी समर्थक दल है वो क्या कहते हैं कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की मांग उन्होंने की कि राष्ट्रीय भाषा कौन सी बननी चाहिए? हिंदी बननी चाहिए। उसके पीछे उन्होंने तर्क क्या दिया, कारण क्या बताए कि एक तो हिंदी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है, दूसरा सरल भारतीय संस्कृति से जुड़ी और जन सामान्य की भाषा है, यानी सरल भी है और भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई भी है और सामान्य जनता इसका इस्तेमाल कर रही है। तीसरा तर्क उन्होंने क्या दिया कि नेताओं में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, ये जो नेता थे वो इसका समर्थन कर रहे थे। यानी नेताओं में ये सभी जो प्रमुख नेता थे वो इस बात का समर्थन कर रहे थे कि हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। जबकि जो दक्षिण भारतीय और गैर हिंदी भाषा समूह का समर्थन करने वाले थे, उन्होंने कहा कि हिंदी को थोपा जा रहा है, तो उन्होंने हिंदी को थोपे जाने का विरोध किया। क्या तर्क दिए? उन्होंने जो पहला तर्क दिया कि हिंदी सभी भारतीयों की मातृभाषा नहीं है, क्योंकि दक्षिण में या तो राज्य की भाषा बोली जा रही थी जो वहां की स्थानीय भाषा थी, या फिर अंग्रेजी भाषा का प्रभाव वहां पर अधिक था। दूसरा अगर देखें तो प्रशासन और तकनीकी क्षेत्रों में अंग्रेजी का अनुभव अधिक है, क्योंकि दक्षिण भारत में जो तकनीकी विकास हुआ था वो उत्तर भारत के मुकाबले ज्यादा हुआ था और वहां के जो प्रशासनिक कार्य थे और तकनीकी क्षेत्रों में जो विकास हो रहा था उसमें अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा था। तीसरा, इन नेताओं में टीटी कृष्णमाचारी, गोपाल स्वामी अयंकर शामिल थे जो दक्षिण भारतीय या गैर हिंदी समूह का समर्थन करने वाले थे। ये नेताओं के नाम आप जरूर ध्यान में रखें जो उस समय के प्रमुख थे। एक तो जो हिंदी का समर्थन कर रहे थे और एक जो हिंदी का विरोध कर रहे थे। यहाँ पर समझौते का सूत्र निकाला गया, वो निकाला गया मुंशी अयंकर फार्मूला। बहसों के बाद एक समझौता तैयार हुआ जिसे मुंशी अयंगर फार्मूला कहा गया। इसके तहत जो बातें सामने रखी गई, पहली तो ये कि हिंदी को संघ की राजभाषा बनाया गया, दूसरा देवनागरी लिपि और अंतर्राष्ट्रीय अंकों को मान्यता दी गई, यानी बीच का रास्ता निकाला गया। लिपि तो देवनागरी, लेकिन अंक कौन से? उसमें हिंदी में जो लिखने वाले अंक है जैसे 1, 2 इस तरह के या 3 इस तरह के अंकों की बजाय जो अंतरराष्ट्रीय अंक है जिनका हम वर्तमान समय में इस्तेमाल करते हैं 1, 2, 3, 4 इस तरह के अंकों को मान्यता दी गई। तीसरा, अंग्रेजी को 15 वर्षों तक सह राजभाषा के रूप में जारी रखने का निर्णय इस समिति के द्वारा किया गया, जिसके कारण हिंदी का जो वर्तमान
परिप्रेक्ष्य में अगर हम हिंदी देखते हैं, उसके पिछड़ेपन का मुख्य कारण भी यही है। उन्होंने कहा कि 15 सालों तक हिंदी को तो भाषा बनाओ, कार्यालय की भाषा बनाओ हिंदी को, लेकिन 15 सालों तक उसके साथ साथ अंग्रेजी का इस्तेमाल इसी तरह होता रहे, ये निर्णय उस समय हुआ था। चौथा क्या था? राज्यों को अपनी अपनी भाषा चुनने की भी स्वतंत्रता इन्होंने दे दी थी। इसीलिए जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं, उन्होंने अपनी अपनी भाषा चुनने की जो स्वतंत्रता दी थी, उसको भी माना, और 15 वर्षों तक सह राजभाषा के रूप में अंग्रेजी को भी मान्यता मिल गई। तो यहाँ पर भी हिंदी का विकास रुक गया, या हिंदी को मान्यता नहीं इसमें मिली। माना कि एक बीच का रास्ता निकाला गया था, लेकिन इससे हिंदी के विकास में कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। जैसे पंजाब है, उन्होंने हिंदी की बजाय अपनी भाषा चुनी, पंजाबी को उन्होंने अपने राजकाज की भाषा बना लिया। तो समझौते का सूत्र जो तैयार किया गया, मुंशी आयंगर फार्मूला उन्होंने तैयार किया, ये आप ध्यान में रखेंगे। किन बातों को निर्णय के रूप में स्वीकार किया गया? तो ये 4 पॉइंट है जिनमें जो निर्णय हुआ और उनको स्वीकार किया गया। इसके बाद संविधान में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 का गठन भी किया गया। इन अनुच्छेदों में भाषाओं से जुड़े नियम बनाए गए। अनुच्छेद 343 की अगर बात करें तो इसमें संघ की राजभाषा हिंदी को माना गया, यानी अनुच्छेद 343 है, उसमें ये माना गया कि संघ की राजभाषा कौन सी होनी चाहिए? हिंदी होनी चाहिए। अनुच्छेद 345 से लेकर जो 47 है, इन अनुच्छेदों में भी, तीनों अनुच्छेदों में राज्यों को अपनी आधिकारिक भाषा चुनने का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 51 की अगर बात करें तो हिंदी के विकास व सरल रूपांतरण का निर्देश 351 में दिया गया। तो यहाँ कहने का अभिप्राय क्या है कि हिंदी का विकास तभी संभव है जब उसके सरल शब्दों का प्रयोग किया जाए। जो हिंदी के कठिन शुद्ध हिंदी के शब्द हैं, उनका रूपांतरण करने का निर्देश यहाँ पर इस अनुच्छेद में दिया गया। तो परिणाम इसका क्या हुआ कि भारत में भाषाई विविधता का सम्मान हुआ। दूसरा, हिंदी को प्रोत्साहन मिला, किंतु अंग्रेजी भी संयुक्त प्रशासनिक भाषा बनी रही और आज भी बनी हुई है। आज भी यह व्यवस्था सह अस्तित्व और संतुलन का प्रतीक है। तो उसका परिणाम क्या निकला कि विविध भाषाओं का सम्मान हुआ, क्योंकि अलग अलग जो भाषाएं हैं राज्य भाषा के या राजकीय भाषा के तौर पर उनको सम्मान दिया गया। अंग्रेजी और हिंदी का सह अस्तित्व जो संतुलन के रूप में देखा जा सकता है, तो वो वर्तमान समय में भी चल रहा है। निष्कर्ष तौर पर अगर देखें तो संविधान सभा में भाषा का प्रश्न केवल भाषाई मुद्दा नहीं था, बल्कि यह सांस्कृतिक पहचान, प्रशासनिक सुविधा और राष्ट्रीय एकता से जुड़ा था। लंबे विमर्श और समझौतों के बाद ऐसी भाषा नीति बनी जो विविधता में एकता की भारतीय भावना को सुरक्षित रखती है। तो इस प्रकार संविधान सभा में भारतीय भाषा के रूप में हिंदी का जो प्रश्न उठाया गया, उसका निष्कर्ष कुछ इस प्रकार से निकाला गया। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।